नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 16वें पॉइंट सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान पर पार्ट 1 देखेंगे। एक पार्ट आउट इस पे आएगा, तो इस पर नोट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। तो सूर्य तप क्या है, देखिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो सूर्य से जो किरणें आती है सौर विकिरण, वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं और दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में निकल जाती हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। इसी को सूर्यातप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी भूभाग या जीवाइड आकार का है। पृथ्वी ऐसे बढ़ता है, तो सूर्य जैसे, तो ऐसे कम, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम भाग ही प्राप्त कर पाता है। मतलब सूर्य से जितने भी सौर विकिरण आता है वो पृथ्वी को पूरा नहीं प्राप्त हो पाता है, बहुत कम अंश ही प्राप्त हो पाता है पृथ्वी को। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी में अंतर होने के कारण प्रतिवर्ष वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, मान लीजिए सूर्य है और इधर चारों ओर अगर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, तो 4 जुलाई को, मान लीजिए 4 जुलाई को है, तो यहाँ पर ये सबसे अधिक दूरी पर ये जो दूरी रहेगी वो सबसे अधिक रहेगी। और ये जो घटना है, इस घटना को अपसौर या अपहेलियन बोलते हैं। और ये जो दूरी होती है, मान लीजिए सूर्य है, तो ये जो दूरी है वो आपकी 15 करोड़ 20 लाख होती है। और जब 3 जनवरी को ये सूर्य है पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख, मतलब ये अपसौर की तुलना में कब होता है। इस घटना को उपसौर या पेरिहेलियन बोलते हैं। तो ये घटना 4 जुलाई को होती है और ये घटना 3 जनवरी को होती है। उपसौर 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को जो दूरी है वो सर्वाधिक 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाता है, जबकि 3 जनवरी को 14 करोड़ 70 लाख हो जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यातप की मात्रा 3 जनवरी को अधिक होती है। तो जो नज़दीक रहेगा वहाँ सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। हालांकि सूर्यातप कुछ अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है, तो इन अन्य कारकों को हम देख लेते हैं। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो आप जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए उसे सूर्य जो प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण होती है वो पूरा नहीं मिल पाता। तो पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि विभिन्न अक्षांश से प्राप्त होने वाली सूर्यातप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नति कोण। तो नति कोण क्या है? सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला नति कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का जो वृत्त है वो, और जो सौर विकिरण के बीच में जो एंगल बनता है इसी को नति कोण बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। जितने अक्षांश पर निर्भर करता है, तो अक्षांश जितना अधिक होता है नति कोण उतना ही कम होता है। मतलब अक्षांश जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नति कोण होता है। अक्षांश बढ़ेगा तो नति कोण घट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 66 डिग्री अक्षांश ज़्यादा है, लेकिन ये तिरछेपन के कारण यहाँ पर सौर विकिरण कम प्राप्त होता है। तो नति कोण उतना ही कम होता है। वहाँ नति कोण आप देखा कम भी था, लेकिन विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुव पर सबसे कम पाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये विषुवत रेखा पर देखिए सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ जो ध्रुव है यहाँ पर सबसे कम पाया जाता है।
तिरछी किरणों को वायुमंडल की क्योंकि तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, इसलिए तिरछी किरणों का शोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा का लॉस होता है या ह्रास होता है। तो जो वायुमंडल जो तिरछी किरणों को क्या होता है कि जो तिरछी किरणें होती हैं उनको वायुमंडल की अधिक गहराइयों से होकर गुजरना पड़ता है। ये तिरछी किरणें हैं इनको अधिक गहराइयों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन, शोषण भी होता है, स्कैटरिंग भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है और इसमें ऊर्जा का काफ़ी लॉस होता है। तीसरा पॉइंट है दिन की अवधि। तो यह सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। दिन की अवधि स्थान और ऋतु के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा का सीधा संबंध दिन की अवधि से है, अर्थात दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी, जबकि दिन की अवधि कम होने पर सूर्यातप की मात्रा घट जाती है। चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता या पारदर्शकता। तो वायुमंडल की पारदर्शिता बादलों की उपस्थिति, उनकी गहनता, धूलकण तथा जलवाष्प, वाटर वेपर पर निर्भर करती है, क्योंकि यह सभी फैक्टर सूर्यातप को परावर्तित, अवशोषित और स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि घने बादल जो होते हैं वो सूर्यातप को पृथ्वी पर आसानी से पहुंचने में समस्या पैदा करते हैं। तो जब घने बादल होते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी आसानी से पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती है, जबकि बादलों रहित आकाश के कारण सूर्यातप पृथ्वी पर बाधा कम डाल पाता है, अपेक्षाकृत कम डाल पाता है। जलवाष्प सूर्यातप को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से जो आने वाली सौर विकिरण है तो जो वाटर्स वेपर होते हैं वो उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण सूर्यातप पृथ्वी पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में पहुंच पाता है। क्योंकि सूर्य और ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो सूर्य जब पृथ्वी पर सौर विकिरण आता है तो यहाँ कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो यहाँ बीच में, जैसे वायुमंडल है कुछ सौर विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, जलवाष्प है ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितना यूनिट यहाँ से सौर ऊर्जा, यहाँ से सौर विकिरण चलता है सूर्य से, उतना पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो पाता है। पांचवा पॉइंट है वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। तो वायुमंडल की ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत सूर्य है, सन है, परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो जो विधियां इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे चालन है, संवहन है, विकिरण है और अभिवहन है। चालन क्या होता है? जब असमान वस्तुएं, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, इसमें इसका टेम्परेचर कम है T1 T2, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो जो ऊष्मा या ताप ऊर्जा अधिक से गर्म की ओर स्थानांतरित होती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जबकि दोनों के बीच में तापमान समान न हो जाए। तो जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए, जहाँ वायुमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में है, वायुमंडल है मान लीजिए ये पृथ्वी है, जहाँ पर ये सतह जो है संपर्क में है, वहीं चालन की प्रक्रिया कार्य करती है। हालांकि चालन की प्रक्रिया वायुमंडल को अधिक गर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि चालन का प्रभाव धरातल के निकट वायु पर अधिक होता है। तो ये भी एक मेथड है, विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को गर्म करता है। दूसरा है संवहन। ये क्या है कि वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति को वायु का ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण ही संवहन कहलाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, तो वायुमंडल की जो निचली परतें होती हैं वो चालन अथवा विकिरण के द्वारा गर्म हो जाती हैं। मान लीजिए गर्म हो गई तो उसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल की जो निचली परतें जब गर्म हो जाती हैं, तो गर्म होने के कारण आप जानते हैं जब गर्म होती हैं तो वायु जो थी हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण ऊपर उठती हैं, तो उस स्थान को भरने के लिए जो ठंडी वायु होती है वो नीचे उतरती है, और जिससे संवहन धाराओं का निर्माण होगा। तो मान लीजिए ये है यहाँ पे, तो ये हवाएं मान लीजिए ऊपर जा रही हैं, तो जो ठंडी हवाएं हैं वो उनका स्थान लेने के लिए यहाँ पे आती हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है संवहन धाराओं का निर्माण, मतलब गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठंडी वायु, तो ये संवहन धाराओं का निर्माण होता है। संवहन धाराओं में ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो परिणाम स्वरूप वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कारण बताया जा रहा है। विकिरण है,
तो विकिरण में क्या होता है, जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु एक सीधे पहुंचता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही विकिरण कहते हैं। सभी वस्तुएं चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म, उनमें ऊर्जा विकिरित होती रहती है, निरंतर ऊर्जा का विकिरण करती रहती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में, ये मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि लघु तरंग के रूप में वह पृथ्वी पर आती है। लेकिन दीर्घ तरंगों, जिसे पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, के रूप में पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाती है। वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारगम्य है। वायुमंडल जो होता है, जो पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, तो ये लघु तरंगों के लिए पारगम्य होता है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होता है। यही कारण होता है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य तप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होती है। मतलब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये जो वायुमंडल है मान लीजिए, वायुमंडल लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन जब यहाँ से ये जो पृथ्वी से जो दीर्घ तरंगे जाती हैं वो उसके लिए पारदर्शी नहीं होते। जब यहाँ से जाते हैं तो ये वायुमंडल को गर्म करते हैं। तो वही वो कह रहा है कि लघु तरंगों की अपेक्षा दीर्घ तरंगों से वो अधिक गर्म होते हैं पार्थिव विकिरण से। नेक्स्ट और लास्ट मतलब इस पॉइंट में अप्रत्यक्ष कारणों में अभिवहन। तो इसमें पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पवनें जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप का स्थानांतरण करती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो गर्म पवन के क्षेत्र में पड़ते हैं उससे उनका तापमान बढ़ जाता है, और जबकि ठंडे पवनों के क्षेत्र में पड़ने से तापमान घट जाता है। तो पवनों द्वारा ताप का जो क्षैतिज स्थानांतरण होता है उससे भी तापमान में अंतर पड़ता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, उसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है। तो सूर्य तप आपने पीछे पढ़ा, तो सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जैसे हीट नाइदर बी क्रिएट नार डिस्ट्रॉयड, मतलब हीट को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका जो वो परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पर भी क्या है कि जो तापमान होता है वो संतुलित बना रहता है। पृथ्वी का जो ऊष्मा होता है जितना आ रहा है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऊष्मा की मान लिया गया कुल 100 इकाइयों में 35 जो है इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही परावर्तित हो जाती हैं। तो इनको हम जैसे इमेज से देख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए सूर्य तप जो है 100 यूनिट यहाँ से सौर विकिरण का वो हो रहा है, निकल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 35, अब आप देखिए इसमें से 6, 27 और 2 टोटल 35 जो होता है वो वायुमंडल के द्वारा, मतलब पृथ्वी पर अभी नहीं पहुँची है, पृथ्वी पर नहीं पहुँची। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही, मतलब उसमें जो भी जल वाष्प है, वायुमंडल है, गुप्त ऊष्मा, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा 35 यूनिट जो है पहले ही वो क्या कर रही रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये एल्बिडो कहलाता है। जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है उसी को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। आगे हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वो 35 होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये 35 आप देख सकते हैं। तो 35 इकाइयाँ क्या होती, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है। इनमें जो 6 इकाइयाँ हैं वायुमंडल की ऊपरी परत से परावर्तन हुआ और एवं प्रकीर्णन द्वारा, जबकि 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिम क्षेत्रों से परावर्तित होकर लौट आती हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये 6, 27 और 2। तो ये मतलब पृथ्वी पर नहीं पहुँचती हैं, ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। सौर विकिरण के इस परावर्तित भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो आपने देखा पृथ्वी का एल्बिडो 35 है। वही शेष 65 इकाइयाँ अवशोषित की जाती हैं, जिनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा। तो 65 इकाइयाँ जो होती हैं उसमें जो 14 होती हैं वो वायुमंडल के द्वारा, ये वायुमंडल आप देख सकते हैं, ये 14 इकाइयाँ हैं। बची केवल 51 वही पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो
65 इकाइयाँ अवशोषित की जाएँ, जिनमें 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा आपने देखा और 51 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित इन 51 इकाइयों या 51 यूनिट पार्थिव और भौमिक किरणों द्वारा लौटा दी जाती हैं। इनमें 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में वापस, जबकि 14 इकाइयाँ वायुमंडल में प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापीय सहवन, वाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा इसको वापस भेज दिया जाता है। तो अब आप देख सकते हो जो 51 यूनिट मिला है यहाँ पे, इसमें से ये 17 यूनिट पृथ्वी से बाहर ये कर ली गई, 14 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो 14 ये और वायुमंडल में जो ये 35 यूनिट था उसको मिलाकर पूरा वायुमंडल 48 यूनिट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आप देख सकते हैं तो वायुमंडल भी सौर विकिरण से प्राप्त जो 14 इकाइयाँ था उसमें 35 में और पार्थिव विकिरण से प्राप्त इकाइयाँ अर्थात कुल उसमें 34 इकाइयाँ, पार्थिव विकिरण से 34 इकाइयाँ, तो कुल 48 इकाइयाँ अंतरिक्ष में वायुमंडल द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती हैं। अतः पृथ्वी और वायुमंडल में लौटने वाली विकिरण की जो इकाइयाँ हो गई वो 17 और 48 हो गई। तो मतलब कुल जो 65 यूनिट वो हुई थी वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इसे ही पृथ्वी का संतुलन हो जाता है, तो इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 यूनिट यहाँ से आया तो 35 यूनिट तो पहले से ही रिफ्लेक्ट कर दिया गया। 65 में 14 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, तो केवल 51 यूनिट ही पृथ्वी पर पहुँच पाई। अब उस 51 में आप देख सकते हैं जो 34 है वो जब दीर्घ तरंगों के रूप में वापस गई पृथ्वी से, तो 34 यूनिट पुनः वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई और 17 यूनिट जो है वो वापस अंतरिक्ष में चला गया। बाद में क्या होता है कि जो ये 14 यूनिट 35 में ये वायुमंडल ने अवशोषित किया था, 14 ये और 34 ये, मतलब ये पूरा 8 ये 4 48 यूनिट जो है ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो अंतिम में क्या होता है कि जितनी भी सूर्य तप से जितने भी सौर विकिरण आए हैं वो सभी क्या होते हैं फिर से रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है। तो पृथ्वी से बाहर जाने वाला कुल विकिरण देखिए फिर से हुआ, जितना आया उतना रिफ्लेक्ट हो जाता है, इनकमिंग आउटगोइंग। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई में पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होता है, एकदम सही है, आपने पीछे से देखा ही। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है, ये भी सही है, पेरीहेलियन कहते हैं। तीसरा है कि अपसौर की अपेक्षा उपसौर की स्थिति में पृथ्वी अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है, ये भी सही है, क्योंकि उपसौर में वो कम दूरी पर होता है, अपसौर में ज़्यादा दूरी पर होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कथन और कारण में कौन सा सही है। तो पहला है कि कथन कह रहा है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की अपेक्षाकृत बहुत कम अंश प्राप्त होता है, सही बात है। पृथ्वी को जो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, सौर विकिरण बहुत कम प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, आपने देखा, नती कोण ये सब देखा आपने। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, एकदम सही है। दूसरा सूर्य की किरणों का नती कोण, ये भी। स्थल विन्यास, ये भी सही है। दिन की अवधि, ये भी सही। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर देना है कि एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो सूर्य से आने वाली किरणों का कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाता। तो आपने देखा ही कि 35 यूनिट 100 यूनिट चला था तो 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया, तो वही एल्बिडो है, एकदम सही है। और पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी न तो ऊर्जा का संचय करती है न ही लॉस या ह्रास करती है, तो ये भी सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बिडो के अवरोही क्रम में कौन सा सही है। तो हिम वन जल हिम जल हिम वन, उपरोक्त कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा हिम का होता है, अर्थात बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, फिर वन का, फिर जल का। तो एल्बिडो का क्रम क्या है। पहले एल्बिडो क्या है, तो किसी सतह का अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करने की घटना को ही एल्बिडो कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ का होता है 90%, थली जल 278 है,
पृथ्वी का 30 से 35 है, हरी घास का 8 से 27% है। उष्णकटिबंधीय वन और रेगिस्तान का ज़्यादा होता है, ये जल 2 से 78 लिखा है, तो 2 भी हो सकता है, इसका मतलब ये कम रहेगा। घास का मैदान 15% रहता है, जंगल 8%, समुद्र 5% और कोयला 4%। एल्बिडो का सही क्रम क्या है? तो बर्फ, पृथ्वी, रेगिस्तान, पतझड़ वन। तो सबसे ज़्यादा बर्फ का, फिर पृथ्वी का, फिर रेगिस्तान का, फिर पतझड़ वन का। तो एल्बिडो का क्रम एक बार फिर से देख लेते हैं। नई बर्फ का 90% बर्फ का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पृथ्वी आती है, ये थली जल 2 से 78 है, तो 2 ही भी हो सकता है, तो ये कम ही रहेगा। हरी घास 8 से 27, ये भी उससे कम रहेगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन रेगिस्तान 21% है, पतझड़ वन 18%, घास का मैदान 15%, नुकीली पत्ती वाले वृक्षों के वन कोनीफेरस वाले 13%, धान्य फसलें 10 से 25%, जंगल 8%, समुद्र 5%, कोयला 4%। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नति कोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है कि सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला नति कोण अक्षांश पर निर्भर करता है, जितना अधिक अक्षांश होगा उतना अधिक नति कोण होगा, तो ये एकदम सही है। दूसरा है कि तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें अधिक स्थान पर पड़ती है, तो गलत है। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है, इसीलिए पृथ्वी को सूर्य से कम ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। तीसरा है तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक गहराइयों से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पर आपने देखा वहाँ शोषण, परावर्तन इसीलिए होता है, तो तीसरा सही है, दूसरा नहीं सही है, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से प्राप्त 100 यूनिट इकाई में कितनी पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है? तो आपने देखा 51 यूनिट। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन क्या है तथा उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।